बहुत बहुत आभार सर, आपने इस कार्यशाला को सम्मिलित किया। आपने अपने वक्तव्य में उन सभी चीजों को बताया जो सभी वक्तव्य जो मैं रंजन सर से आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपने वक्तव्य से लोगों को लाभान्वित करें। रंजन सर। मुझे इस संस्थान से निकले हुए, इस कॉलेज से निकले 55-56 वर्ष 66 में मैं यहाँ से ग्रेजुएशन। तो उस समय तक मैंने ऐसी कोई कार्यशाला इस यूनिवर्सिटी प्रांगण में होते हुए नहीं। 66 में कॉलेज से निकलने के बाद यहाँ पे जितने रंग कर्मी थे, जो प्रोफेसर्स सचिव बाबू थे, वो सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष थे, और कॉलेज की टीम होती थी और यूथ फेस्टिवल्स होता था। तो हम लोग कॉलेज में चूंकि निकल चुके थे, बावजूद इसके भी उस टीम में हम लोग रहते थे और बहुत शानदार कार्यक्रम। फिर राधा बाबू आए। राधा बाबू ने अपने नाटकों का मंचन CMS स्कूल में प्राय किया जाता था, लेकिन केवी कॉलेज के मंच पे उन्होंने एक नाटक किया था, मिस्टर। उस टीम में मैं भी था। मेरा काम प्रकाश से तो वो 70s में भी मैंने यूनिवर्सिटी को देखा और 60s में भी मैंने यूनिवर्सिटी को देखा और 70s के बाद आज तो 2022 तक इस तरह की कार्यशाला जो हिंदी के छात्रों को, साहित्य के छात्रों को रचनात्मक रूप से प्रेरित करे, उसमें कुछ लिखने के लिए प्रेरित करे, ये मैंने अभी पहली बार देखा। और इसीलिए मैं कुछ भी जो बातें करूंगा आपसे, उसके पूर्व योगेंद्र जी को इस बात की मैं हार्दिक बधाई देता हूं। योगेंद्र जी जिस भी क्षेत्र में रहे, रचनात्मक रहे, वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में, इस विभाग में ही रचनात्मक नहीं है, इस यूनिवर्सिटी के बाहर की दुनिया में भी, समाज में भी वो उनकी सक्रियता है। तो ये मेरा धन्यवाद योगेंद्र जी के लिए। और आप जितने छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि आप लोगों ने साहित्य के कोर्स में अध्ययन शुरू किया और फिर इस भीषण गर्मी में और इस अवकाश में इस कार्यशाला के लिए भी समय निकाला। इसका ये सीधा अर्थ है कि आपके अंदर वो बीज है, रचनात्मक बीज। उस बीज को प्रेरित करने के लिए और बाहर निकालने के लिए आपके अंदर से मुझे आशा है, उम्मीद है कि जो आज 5वां दिन है, आप लोगों ने पत्रकारिता कहानी निबंध सारा दौर आप लोगों ने देखा है और आज नाटक पे और पटकथा पे इतनी बातें आप लोगों ने सुनी, तो जरूर ही आप लोगों को
उत्प्रेरित आप लोग हैं। और जब मैं यहाँ आया जिस समय, तो आप लोगों से मैं मिला, जो लोग उपस्थित थे, तो मैंने बातचीत की इस में कार्यशाला का क्या इम्पैक्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो मुझे बताया गया कि किस तरीके से लिखने का शौक जागृत थी। मैंने पूछा कि भाई कविता पे भी बात चली है, कहानी पे भी बात चली है, पत्रकारिता पे भी बात चली है, तो आप लोगों ने किस लेखन क्षेत्र को ज्यादा प्रेफर किया? तो मुझे बताया गया कि कथा साहित्य पे ज्यादा आकर्षित किया। कविता जो है वो लिखी नहीं था। मेरा मानना है कि कविता लिखा नहीं जाता है, वो अंदर जो भाव है आपके अंदर, जब आप हृदय अवस्था में हैं, उस समय जो रस निश्चित होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, तो वो शब्दों की माला में गुंज के वो गीत के रूप में प्रकट है, वो आपके अंतस में प्रकट है। जब उसे आप गुनगुनाते हैं लिपिबद्ध करने के पूर्व, तो उस गुनगुनाते हुए ही वो स्वाभाविक रूप में छंदबद्ध होता है। आप चाहेंगे कि एक भाव को मैं छंद में बात करूं और उसे गीत में, कविता में, अन्य काव्य की विधाओं में मैं लिख दूं, वो संभव नहीं। कहानी में बात दूसरी है, कहानी आपको लिखनी है, कविता लिखनी नहीं होती है, कहानी आपको लिखनी है। पत्रकारिता की भी बात करें तो कहानी वहां है, रिपोर्टिंग है, किसी घटना का सीधा सच्चा रिपोर्टिंग, वो एक पत्रकार का दायित्व है। और एक पत्रकार से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो किसी झूठ का सहारा लिए भी जो भी घटना घटित हुई है उसका संक्षेप में उसको प्रस्तुत करें। लेकिन कहानी में ये बात है, कहानी कोई सत्य कथा नहीं है, लेकिन उसका जीवन से संबंध है, आपके जीवन से संबंध है, आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज है। एक किसी छोटी सी घटना को जब आप कहानी में परिवर्तित करते तो उस सच्ची घटना का जो अंश होता है उसे एक फसाना बनता है, उसमें फसाना आप मिक्स करते हैं, तब वो फाइनली एक अफसाना का सेट देता है और एक कहानी मुकम्मल बनती है। तो अभी जो पटकथा की बात हो रही है, नाटक की बात हो रही है, इस सब का साथ जो है वो कहानी, वो कथा। काव्य में भी आप जब महाकाव्य को देखते हैं, रामायण को देखते हैं, महाभारत को देखते हैं, तो ये सब बृहद उपन्यास है, जिसे सिर्फ काव्य में आप जो खंड काव्य है तो वो भी लघु उपन्यास, कथा वहां है, कथा का वहां पे प्रबंध करना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर कहानी है, इसे अगर परिभाषित करना तो मैं कैसे कहूँ कहानी क्या है। तो मुझे लगता है आज की जो यथार्थवादी कहानी है वो और कुछ नहीं है, रिक्रिएशन ऑफ लाइफ। आप अपने जीवन को जैसा वो है उसी रूप में दोबारा से रिक्रिएट करें। कहानी आपने उसमें लाख फसाना मिलाया हो, लेकिन उस फसाने का पता नहीं लगता है, नहीं लगना चाहिए, वो भी उसी विश्वसनीयता के तरीके से रहना चाहिए। तो कहानी विश्वसनीय होनी बहुत जरूरी।
कहानी की आयु कैसे लंबी हो जाती है या किस कहानी की आयु लंबी हो जाती है, ये पटकथा के लिए भी। जब आपका पात्र संवेदना अर्जित करे, पाठकों की संवेदना जब आपका पात्र अर्जित करे, तो वो कहानी आपकी स्मृति में सदा के लिए बन गई। वही कहानी कालजयी की। तो ये बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि साहित्य की इतनी विधाएं हैं और आप लोगों ने इसमें कई विधाओं को विगत 5 दिनों से आप लोग देखें, तो आप किस ओर जाए, आप चयन कैसे करेंगे कि मुझे पत्रकार बनना है, कवि बनना है, कथाकार बनना है, नाटककार बनना है या स्क्रिप्ट राइटर बनना है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। उसी तरीके से आपके अंदर भी जो क्रिएटिव लोग हैं, जो रचनात्मक लोग हैं और लेखन करते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग टाइप का बीज है। आपके अंदर जो बीज है वो जब प्रफुल्लित होगा, जब वो अंकुरित होगा, तो वो आम का है तो वो आम ही निकलेगा, उसमें और कुछ निकलने वाला नहीं है। इसीलिए आपको ये देख लेना है कि आपका रास्ता कौन सा, आप किस तरफ जा रहे हैं। ये कथा साहित्य का जो मूल तत्व है जिससे वह संचालित हो सकता है, वह है हृदय। अगर आपके व्यक्तित्व में संवेदना का परसेंटेज ज्यादा है तो आपके लिए कथा साहित्य का क्षेत्र आपको जाना है। लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि का तत्व ज्यादा है, अगर आप किसी चीज को तर्क से, बुद्धि से जांचने परखने में विश्वास रखते हैं, तो हृदय तत्व वाले मामले में आपकी गति नहीं, फिर आपको आलोचक बनना, क्योंकि आलोचना का जो मुख्य तत्व है वो बुद्धि है। कई नामवर आलोचकों के साथ मेरा सौभाग्य है, अंतरंग बातें हुई। तो बातों के क्रम में उन लोगों का ये मानना है कि भाई जब आलोचना के लिए कोई उपन्यास, कोई कथा साहित्य, कोई बड़ा नॉवेल हमारे पास आता है, तो सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है कि वो अपने बहाव में बहा ले जाता है और हम उसमें खो जाते हैं। तो ये तो उसको उपन्यास की तारीफ होनी चाहिए, उसका प्लस पॉइंट होना चाहिए। लेकिन उस आलोचक महोदय ने मुझसे कहा कि नहीं, आलोचक को बहना नहीं चाहिए, आलोचक को उस कथा साहित्य में, उस उपन्यास में डूबना नहीं चाहिए, खो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो खो जाएगा, डूब जाएगा, तो वो उपन्यास के अन्य पक्षों को वो देख नहीं पाए। इसलिए आलोचक को इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो ये दुर्भाग्य है आलोचना, क्या आपका दुर्भाग्य नहीं? आप जब लिखते हैं, कहानी ही लिखते हैं, तो लिखते हुए विभिन्न मनोभावों से आपको गुजरना पड़ता है। तो पात्र अगर रो रहा है, अगर तो बहुत करुण स्थिति, तो लिखते हुए निश्चय ही आप भी रो रहे हैं। पात्र अगर हंस रहा है तो आपको लिखते हुए भी आपको हंसी आती है।
यदि ऐसा आपके साथ में आपके लेखन प्रक्रिया में ऐसी बात अगर नहीं होती तो आप इस बात को निश्चित जान लीजिए कि आपका भी पाठक उस हास्य प्रसंग में कभी नहीं हंसेगा, आपका वो पाठक उस करुण रस में कभी नहीं डूबेगा और वो फ्लैट पड़ के डूब नहीं सकता। इसलिए लेखक को उन तमाम बहावों में बहना होता है, खुद बहना, तब वो एक कहानी लिखता है, कहानी को महसूस नहीं। अब पटकथा पे आने के पूर्व मैं आप लोगों को एक व्यवहारिक बात, वो व्यवहारिक बात ये है कि अगर आप कवि बनते हैं, यदि आप कथाकार बनते हैं या अन्य रचनात्मक विधाओं को अपनाते हैं तो उससे आपको मानसिक तृप्ति तो जरूर मिलती, लेकिन इसे आप अपना रोजगार नहीं बना सकते। हिंदी साहित्य में या हिंदी साहित्य का यह दुर्भाग्य कि मैंने जो 1950 के दशक से मैंने देखा है, खुद देखा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को वो हमारे पास में वो करीब 6 महीना रहे भगत। अच्छा, प्रसंग बस ये जान लें आपको कि ये जो जगह है जहाँ हम लोग खड़े हैं, जिस स्थल पे, जिस शहर में, ये हिंदी साहित्य का प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र, एक भागलपुर और एक लखनऊ, और कितने भी बड़े बड़े तोप थे, उनको अपनी पुस्तकें छपवाने के लिए भागलपुर ही आना। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की एक कृति थी व्यंग रक्षा, आप लोगों ने सुना ही। व्यंग रक्षा में की जो कथा वस्तु थी, रावण का जो महिमा मंडन किया गया था, उसकी वजह से बड़े बड़े प्रकाशकों ने उसे दूरी बना ली थी, और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जैसे व्यक्ति को कोई प्रकाशक मिल नहीं पूरे हिंदुस्तान। तो वो भागलपुर है। भागलपुर में कोई रेसिडेंशियल होटल उस जमाने में हुआ नहीं था। रेसिडेंशियल होटल, आवासीय होटल बहुत बाद में, धर्मशालाएं, और हमारे यहाँ हमारे चित्रशाला के छत पे एक कमरा बनाया गया था। जो भी साहित्यकार कहीं से आए बाहर, उनके रुकने ठहरने भोजन के भागलपुर आते थे तो उसी कमरे में रहते थे। नेपाली जी जब आते थे उसी कमरे में रहते थे। और जब आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आए तो उन्होंने उनका भी निवास नहीं करा। मैं जब कह रहा हूँ तो मेरे बदन का रोआ हुआ, क्योंकि मैं फिर उसी संस्मरण में, उस युग में मैं भी जी रहा हूँ। उनके स्क्रिप्ट को देखा गया और यहाँ पे भगवती डोलिया थे और शारदा प्रेस के मालिक थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया व्यंग रचना को पब्लिश करने, और 3-4 महीने का वक्त लगा। उस समय जो कंपोजिटर्स हुआ करती थी, जो सिस्टम था, वो आप लोग जानते थे, आप लोगों ने देखा भी नहीं, वो बहुत स्लो प्रोसेस था और वो प्रूफिंग करते थे। उस 3 महीने के वक्त में जब वो नॉवेल छपा
और इस 3 महीने के दौरान उन्होंने एक नया नॉवेल वहां पे लिखा, वैशाली की नगर, जो बाद में फिर वहीं से पब्लिश। और जो विरोध था बैंक रक्षालय पे, वो छप जाने के बाद और तीव्र हो गया और शारदा प्रेस पे केस हो गया। और उसका जो मुद्रक था एलाइट प्रेस, उसे भी समेट लिया। ये बड़ी विकट स्थिति। ये हम लोग अभी पटकथा से हट के ये एक बात हमने आपको बताई, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कैसी जगह है और क्या यहाँ का उद्देश्य है। लेकिन मूल बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो आचार्य चतुर सिंह हो, जिनकी कई दर्जन उपन्यास पब्लिश, या फणीश्वरनाथ रेणु या गोपाल सिंह नेपाली हो, किसी को भी इस रचना धर्म में अपने परिवार को पोषने के लायक नहीं। हिंदी साहित्य का ये दुर्भाग्य है कि हिंदी साहित्य में अगर आप आते हैं तो इसको आप अपनी आजीविका अगर बनाना चाहेंगे तो वहां आप फेल हो। तो क्या करना चाहिए? क्या है, इससे तौबा कर लेना चाहिए। अब जो ये समय आया है, तो हम लोगों का जीवन समाप्त हो रहा है, जब ये समय आया, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाढ़ आ रही है, लेखकों की बाढ़ आ रही है। सिर्फ टीवी में धारावाहिक ही नहीं, अभी तो वेब सीरियल्स का जमाना आ गया है। तो वेब सीरियल्स में पैसा ज्यादा है, टीवी सीरियल्स राइटिंग में पैसा कम है, लेकिन वो जो कम है वो इतना ज्यादा है जितना आपको 10-20 उपन्यास लिख के भी तरवंतिया को लिखने। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप लोगों को नाटक छोड़ दीजिए, कहानी छोड़ दीजिए, उपन्यास छोड़ दीजिए, कविता छोड़ दीजिए, निबंध छोड़ दीजिए। अगर कैरियर बनाना है तो एक ही आपके पास उपाय है कि पटकथा लेखन को सीखें। पटकथाएं कैसे लिखी जाती है, इस बात को आपको सीखना। अब पटकथा के लेखन में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता, और नाटक कैसे खेला जाता है इसमें भी नहीं जाना चाहता, और मैं अपने संस्मरणों में भी आप लोगों को मैं डालना नहीं चाहता, क्योंकि बचपन से मेरा नाटकों से ही संपर्क रहा। मेरे पिताजी का भी था। अभी जो हमारे मुख्य वक्ता ने जो इतनी कहानी सुनाई, इनके पिताजी बहुत बड़े नाटक, और ये दूसरी पीढ़ी है, दूसरा जनरेशन है जो इस क्षेत्र में। अब हमारे मंजीत जी बैठे हुए, ये हमारी अगली पीढ़ी है, और इन लोगों को देख करके अब ये मैं आश्वस्त हूँ, मैं सही दिशा में इन्होंने चुना है। भाषा कुछ भी हो, अंगिका हो, हिंदी हो, कुछ भी, लेकिन उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुना है, और सीमित साधन से ये यूट्यूब के लिए फिल्में बना रहे हैं। ये मैं तो बहुत कहता हूँ, क्योंकि वर्ष बहुत ज्यादा हो गया है और पटकथा पे भी मुझे बात करनी थी, तो मैं बहुत संक्षेप में इसे समाप्त कर देना। जो एक छात्रा ने यहाँ पे पटकथा और नाटक के विषय में अपना आलेख पास किया, उसमें कुछ भी उसने छोड़ा नहीं जो हम लोगों को ऐड करने की जरूरत है। और इन्होंने तो बहुत विस्तार में बताया, इसीलिए उस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत टू द पॉइंट कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ।
पटकथा का दो अंग, अगर पटकथा के बीचों बीच एक डिवाइडर लाइन आप खींच लें तो दाहिने तरफ कथा और बाएं तरफ उसका फॉर्मेट। किसी भी कहानी को पटकथा के फॉर्मेट में कैसे डाला जाए, यही पटकथा लेखक करते हैं। कथा के विषय में बात हो चुकी है, कथा कैसे लिखे इसके द्वारा मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं। अगर मैं यहाँ पे तो कहानी वाले दिवस पे अगर मौजूद होता, क्योंकि मैं कहानियाँ नहीं, मैं उपन्यास नहीं, तो उस पे बात करना मुझे ज्यादा प्रिय है। मैं तो पटकथा नहीं लिखता, जिस जमाने में मैंने पटकथा लिखी वो जमाना गुजर गया, वो 70 का जमाना था। तो अब तो मैं एक अगर पटकथाकार के रूप में मैं अपना परिचय दूं तो मैं सीधा एक रिटायर्ड पटकथाकार स्क्रिप्ट ले रहा है, जो अब एक्सपायरी डेट मेडिसिन से ज्यादा अब जिस पीढ़ी की ये चीज है उसे संभाले, आप लोग इसे संभाले। तो पटकथा पर करना क्या है? नाटक में आप क्या करें? 3 घंटे का जो नाटक है उसे 3 पार्ट में आप 3 खंडों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक खंड में कई कई दृश्य आप रखते हैं, जिसके माध्यम से उन दृश्यों के माध्यम से आप कहानी। यहाँ पे जो फिल्म का माध्यम है या टीवी का जो माध्यम है, इसमें बहुत आजादी है। आपकी जितनी भी कल्पना शक्ति है, मुझे ये चीजें, मुझे वो चाहिए, उससे ज्यादा आजादी है। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। आपकी कहानी स्विट्जरलैंड जा रही है या यहाँ के किसी गांव में जा रही है, वो आकाश में या पाताल में, अंडर वाटर है या कहीं, कोई आप फ्री है, आप तो वहां भी दृश्यों का संयोजन आपको करना है। अब जो ये दृश्य की संख्या है, वो दृश्य की संख्या 2 चीजों पे डिपेंड है। पहली बात है अवधि, कि आप जो पटकथा देख रहे हैं वो कितने देर की फिल्म है, 2.5 घंटे की है या 1 घंटे की है या 2 घंटे की है, तो उस अवधि के अनुपात में उस पूरी कहानी को दृश्यों में आपको बांटना है। अमूमन जो 2.5 घंटे की फिल्म होती है, तो पहले के जमाने में वो 70 से 80 दृश्यों में उसको बांटा जाता है। आज के जमाने में जो 2.5 घंटे की फिल्में बनती हैं, वो 150 से 180 दृश्यों में उसे अरेंज किया। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ सीन जब आप इंक्रीज करते हैं और अभी सीमित है, तो उस पटकथा का स्पीड बढ़ जाता है, उसका टेम्पो इंक्रीज कर जाता है। जब 60 या 70 दृश्यों में आप एक 2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं, तो वो टेम्पो उसमें नहीं रहता, स्लो, उसकी कहानी स्लो चलती है। पहले की फिल्में इसमें कहानियां बड़े आराम से, लेकिन आज का जो डिमांड है वो है कि भाई पहले की कहानियों में क्या, लोग फिल्म देखने जाते थे, लोग सिगरेट भी पी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और गप भी मार रहे हैं। लेकिन आज के स्क्रिप्ट का ये डिमांड है कि पब्लिक जो है, जो दर्शक है, देख रहा है, उसे पलक झपकने के लिए भी उसको अवकाश है, उसे बांध के रखा। इसीलिए वो जो पटकथा के माध्यम से फिल्म का टेम्पो काफी बढ़ाया गया और फास्ट टेम्पो, अवकाश नहीं है सोचने की।
अब कथा में इमोशंस से, अगर इमोशंस नहीं है, संवेदना नहीं है आपकी पटकथा में, तो आपका दर्शक संवेदित नहीं होगा, संवेदना होगी। कहानी की तरह उसमें भी पात्रों का संवेदना अर्जित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कथा बोलते हुए इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब जो हमने कहानी के विषय में आप लोगों को अपनी बात कही, वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, फिर भी उसमें हकीकत में आपको कुछ फसाना मिलाना पड़ता है और उसे बिल्कुल इस तरीके से पेश करना पड़ता है अफसाने को कि कहीं पता न चले कि ये हकीकत वाला पोर्शन कौन सा है और अफसाना वाला पोर्शन कौन सा है। इस खूबी से एक कथाकार उसको इंटरमिक्स करके एक कहानी बनाता है कि वो बिल्कुल सजीव लगे, आपके पढ़ने वाले को उसकी जिंदगी की कहानी लगे और वो उस पर यकीन करे। फिल्मों की पटकथा में इसकी आवश्यकता है। बेशक उसको कहानी पे यकीन होनी चाहिए, लेकिन उसे आनंद भी आना चाहिए 3 घंटे तक उस हॉल में बैठ। उसके अंदर में गुदगुदी भी होनी चाहिए, उसे हंसना भी चाहिए, उसे रोना भी चाहिए, एक रस नहीं। उसके लिए आप मसाला मिलाते हैं, मसाला नहीं मिलाते, मसाला मिलाते हैं, लेकिन वो मसाला इस तरीके से मिलाते हैं जैसे खाना में नमक, कि अगर वो है तो पता नहीं चले उसकी उपस्थिति का, लेकिन अगर नमक नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति का तुरंत पता है। ये बहुत जरूरी, इस तरीके से मसाला और आप जब उसको दृश्यों में परिवर्तित करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है जान लेना। उसमें दृश्य का नंबर लिखते हैं, उसमें जो भी पात्र उस दृश्य के लिए उपस्थित होना है, जिन पात्रों को, उसका नाम लिखते हैं, वो क्या है वो पात्र को बताते हैं। समय लिखते हैं कि ये जो सीन है ये सुबह का है या शाम का है या रात का है या किस वक्त का है, ये सब उसमें आप लिख देते हैं। और उसके बाद में तब आप पटकथा लिखते हैं। पटकथा मतलब उस दृश्य में क्या क्या घटित होता है, संवाद नहीं, ध्यान रखिए, संवाद नहीं, उस दृश्य में क्या क्या घटित होता है। इस तरीके से आप कंप्लीट पटकथा बना लेते हैं और उसकी अवधि लिख देते हैं। उस दृश्य की अवधि क्या है वो आपको अंकित करना जरूरी है। और जब वो श्रृंखला आपकी एक हो जाती है तो आप उसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल अवधि कितनी हुई। वो कहीं निर्धारित अवधि 2.5 घंटे से ज्यादा तो नहीं चलेगी या उससे कम तो नहीं हो गई। हालांकि अगर गाना वगैरह डालना है, सब करना है या और भी कुछ साउंड इफेक्ट्स है तो उसके लिए आपको उतना समय का कटौती कर देना, उतना दे देना पड़ेगा। ये जो टेक्निक है फॉर्मेटिंग का, ये जब आप नेट खोलिएगा, गूगल खोलिएगा, फॉर्मेट ऑफ ए स्क्रीन प्ले, तो उसमें कई फॉर्मेट आपको मिलते हैं। अगर आप हॉलीवुड के फिल्मों का फॉर्मेट अगर आप खोलते हैं तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आप हिंदी फिल्मों का फॉर्मेट खोलिएगा तो आपको आसानी, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि जब हिंदी फिल्म का लिखा जाता है तो उसमें किस तरीके से शूट किया जाएगा, इस दृश्य को लॉन्ग शॉट में होगा, मिड शॉट में होगा, क्लोजअप होगा। ये अगर आप अपने पटकथा के फॉर्मेट में लिख देते हैं, इसका आप संकेत कर देते हैं, तो जो डायरेक्टर है फिल्म का वो नाराज हो जाता है। वो समझता है कि नहीं, ये तो हमारा क्षेत्र है, इसमें ये स्क्रीन प्ले राइटर के घोषणा है, वो अपमान बोल होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग
जो लोग बहुत बड़े नाम नहीं है वो लोग ये शॉर्ट किस तरीके से फिल्माया जाएगा इसको नहीं पटकथा नहीं। और जो संवाद राइटर है उसमें संवाद न देता है। ऐसा भी एक उदाहरण हमारे यहाँ है, जैसे मुगले आजम पटकथा किसी ने लिखी, संवाद लिखने के लिए अलग अलग पात्र हैं। पृथ्वीराज के लिए अलग संवाद राइटर, आपके इसके लिए दिलीप साहब के लिए अलग संवाद राइटर, मधुबाला के लिए अलग संवाद राइटर, ये भी प्रयोग हो चुका है और बहुत जबरदस्त प्रयोग हुआ है। तो अब वो अपरंपरा नहीं है। अपरंपरा ये है कि संवाद लिखने के पहले लोग आइडिया खोजते हैं। आप अगर किसी प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछता है क्या आइडिया है तुम्हारे पास, आइडिया बताओ। ये आइडिया एक फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा टिपिकल है। तो आइडिया में कथासार से भी छोटा है, एक 2 पंक्ति का आइडिया जो उस पूरे फिल्मी कहानी तो उसी से वो बीज वाक्य, वो बीज वाक्य अगर आपका हिट कर जाता है तो प्रोड्यूसर आपसे कहता है ठीक है चलो इसका आउटलाइन बना के दो। वो ये नहीं कहता कि पटकथा बना के दो। अच्छा ये बात मैं उस सिलसिले में कह रहा हूँ जबकि कहानी कथा और सब सारा दारोमदार आपके ऊपर है। आप किसी उपन्यास से तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं से कोई कहानी ले नहीं रहे, अपना ओन स्क्रिप्ट बना रहे हैं, अपनी पटकथा बना रहे हैं और आप काम ढूंढने के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो आपसे आइडिया मांगता है, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? और वो जो 20 पंक्ति जब आप उसे सुना देते हैं तो उसमें ये ताकत होनी चाहिए कि वो उससे प्रभावित हो जाए। अगर वो प्रभावित हो जाए तो आपसे आउटलाइन क्या है? आपको जो आपका भावी स्क्रिप्ट है, जो भावी पटकथा है, उसको जितने दृश्यों में आप बांटते हैं और उस दृश्यों की श्रृंखला को बना के आप उस कहानी को कैमरे की आंख से कैसे ये उसको पेश करते हैं। तो उस पटकथा में जब मीटिंग होती है प्रोड्यूसर की और डायरेक्टर की और उसके चर्चों की, तो उसमें बहुत तरह का नया आइडिया डेवलप करता है और आपका वो इतने मेहनत से लिखा हुआ वो कंप्लीट पटकथा जो है वो कंप्लीट डिशेप हो। आप एक कहानी लिखते हैं और कहानी लिख के अपने दोस्त को सुनाते हैं, आपका दोस्त उसमें मीन मेक निकालता है और आपको उसमें एक सलाह देता है ऐसा। एक दूसरे दोस्त को आप बात करते हैं, वो कहता है नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा। ये मेरे एक उपन्यास के साथ है हुआ है अगिन, उसमें आलोचना करने वाले सलाह देने वाले हैं हमारे प्रिय योगेंद्र जी, इन्होंने भी अपनी सहमति दी, बाकियों ने भी अपनी सहमति दी। अच्छा इतनी सहमतियां उसमें आ गई कि अगर तमाम सहमतियों को अगर मैं एक जगह समेट दूं और उसमें फेरबदल करना शुरू कर दूं तो वो तो मेरा दूध गया, मैंने जो लिखा वो तो समाप्त हो गया, वो एक और भी नहीं कहानी। इससे बचने के लिए आज के जो प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर्स हैं तो उन लोगों से एक लाइनर मांगा, चलो तुम्हारा जो आइडिया है जो मैंने अप्रूव कर लिया, बहुत अच्छा तुम्हारा आइडिया है, अब आप अप्लाई करो। तो आप उसका सारांश में 1 2 3 4 5 करके लिखते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट हम बनाएंगे, जो पटकथा लिखेंगे, कि किस तरीके से ये डेवलप किया कहानी को, उस आउटलाइन को लोग देखते हैं। वो जो टीम है, प्रोडक्शन टीम, प्रोडक्शन मैनेजर है और जो डायरेक्टर है, सब देखता है, या तो उसे पास कर देता है एज इट इज अगर वो प्रभावित हो जाता है, और नहीं तो अगर अपना वो कहीं आइडिया लगाना हो, कुछ चेंजेस माइनर अगर करना हो, मेजर चेंज तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करिएगा, कोई नहीं करता, माइनर कहीं पे चेंज करवाना हो तो उसी आउटलाइनर में हो।
तो अब आपका ब्रेन फ्री हो गया कि चलो अब मेरा सारा ध्यान पटकथा लिखने में, आपको बाद में जाके निराशा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल एक पॉइंट है, जब इस प्रोफेशन में आप आइएगा तो आपको इससे फायदा है। अब एक बात मैं और बताता हूं, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस चीज की पटकथा लिखनी, किस क्षेत्र में आगे जाना। क्या आप फिल्मों की कहानियों की पटकथा लिखना चाहते हैं? क्या आप सीरियल्स की पटकथा लिखना चाहते हैं? क्या आप सोप ओपेरा की कहानियां लिखना चाहते हैं? क्योंकि ये तीनों का टेक्निक अलग है, ये आपको पहले डिसाइड करना। क्योंकि फिल्म की कहानी है वो एक निश्चित अवधि है और उस अवधि में उसे प्रारंभ होना है, कहानी का को विकसित होना है, उसमें संघर्ष आना है, उसका क्लाइमेक्स आना है और उसका समापन, संतोषजनक समापन। आपको पता है जब ये इतनी ड्यूरेशन का है और ये मुझे इस तरीके से लिखना है। लेकिन अगर सीरियल में आप जाते हैं तो उसका फॉर्मूला राइटिंग का सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एक अंतहीन कहानी आपको लिखनी है और अंतहीन कहानी लिखना किसी कथाकार के लिए संभव नहीं है जो कभी अंतहीन नहीं। कहानी चल रही है तो साल दर साल 5 साल 10 साल से चल ही रही है, कहानी समाप्त नहीं हो रही है। और उसमें भी टीआरपी का ख्याल रखना कि टीआरपी गिरना नहीं चाहिए, यानी हमको सम्मोहित किए रखना है। तो वहां पे घात प्रतिघात वाली टेक्निक चलती है, समस्याओं वाली टेक्निक चलती है, वहां सिर्फ ड्रामा नहीं चलता। नाटक में ड्रामा चाहिए, कहानी में ड्रामा चाहिए, फिल्मों में ड्रामा चाहिए। यहाँ पे पात्रों की चरित्र की प्रधानता होती है और घटनाएं उनकी टकराहट से स्वाभाविक रूप से निकलती जिंदगी, तो वहां पे ड्रामा पैदा होता है। ये स्वाभाविक होता है। लेकिन ड्रामा के उलट एक है मेलो ड्रामा। अब ये मेलो ड्रामा ही सारा दारोमदार है। इसको अगर आपने साध लिया तो आप सोप ओपेरा के पक्के खिलाड़ी। मेलो ड्रामा क्या, जहाँ घटनाओं की प्रधानता हो और वे घटनाएं ऐसी हों जिन्हें आम जिंदगी में न देखा जाता और जो चरित्रों की टकराहट से न उपजी, वहां मेलोड्रामा। ये मेलोड्रामा रेणु जी की कहानियों की भी जान है। उनकी कहानियों की जितनी आलोचना आज तक हुई है, शुरू में तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। पनिशमेंट रेणु भागलपुर आए, अपना स्क्रिप्ट पहला आचल लेके आए, ये मेरे सामने की कहानी है, मैं उसका गवाह। और उस स्क्रिप्ट को लेके वो आनंद प्रेस से ले गए और आनंद प्रेस ने उन्होंने किया। आनंद प्रेस भी बहुत बड़ा पब्लिश है, इसको छापिए, मैंने लिखा है उपन्यास। आनंद प्रेस में जो उसके मैनेजर थे तारकेश्वर प्रसाद, जो आपके कथा सम्राट प्रेमचंद के अभिन्न थे, उनसे उनका चलता था पत्राचार, वो भी कथाकार था। तो वो सेंसरशिप करते थे, वो सिलेक्शन करते थे कि प्रकाशन के लिए जितनी किताबें यहाँ पे आई हैं उसमें से किसे एक्सेप्ट किया जाए, किसे रिजेक्ट किया। तो उन्होंने पढ़ा मेला आंचल को पढ़ा, तो उन्होंने रामचंद्र बाबू से जो मालिक थे उससे बात की। हम लोगों के पास भी बैठते थे, दादा उनको कहते थे, उम्र दराज थे। तो चिसाला में भी उनका यही क्लेम था कि ठीक है लेकिन भाषा अशुद्ध है। देखिए मेला आंचल जिस पे आज नाज है हम लोगों को, पूरे विश्व साहित्य, उसे तारकेश्वर बाबू ने रिजेक्ट कर दिया और वो कई वर्षों तक वो आते रहे जाते रहे और फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फिर पांडुलिपि उन्होंने वापस लेकर के वो चले गए। संयोग की बात, बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए,
और जो नर्स उनकी सेवा में थी वो नर्स उनसे मेंटली इमोशनली अटैच हो गई। जब अटैच हो गई तो उसको पता चल गया अंदर की बात कि एक नॉवेल है जो पब्लिश नहीं हुआ, अब इसको पब्लिश कराना बहुत जरूरी है। तो एकदम मेंटली अटैच, उसने अपने जेवर को बेच दिया और बेच के मैला आंचल को पब्लिश कर दिया पटना शहर की ये बात। और उसके बाद में मैला आंचल की जो प्रतियां जो छपी थी वो एल्फिस्टर सिनेमा के सामने में सड़क के किनारे जो लोग किताब बेचते थे वहां पर रेणु जी ने रखवाया हो जाता। और उसमें प्रतिक्रियाएं आई, आलोचनाएं आई और जो आलोचकों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, बड़े बड़े आलोचकों ने रिजेक्ट कर दिया। शीला सिंधु जी की राजकमल में उनकी नजर पड़ी क्योंकि एक बड़े आलोचक थे जिन्होंने इसकी तारीफ कर दी, जरूरत से ज्यादा तारीफ कर दी। शीला सिंधु जी ने वो तमाम प्रकाशित मैला आंचल की प्रतियां मंगवा ली वहां से, मंगवा करके अपने में डन कर लिया और एग्रीमेंट किया और रेणु जी का वो उपन्यास नए के लेवल में छपा। और फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि राजकमल वालों ने एक उसके लोकार्पण समारोह में एक हाथी मंगवाया और उसे श्रृंगारित किया और उस पर रेणु जी को बैठा करके उनके जुलूस बताने। तो अब आप ये बताइए ऐसे कितने रचनाकार जिनके जीवन में वैसे नर्स आती है और वो पानी नहीं पीता, ऐसा होता है। तो मैं ये कह रहा था मेलो ड्रामा रेणु जी की कहानियों जितनी भी आलोचनाएं हुई हैं, आलोचक हुए हैं, अगर उसमें कोई स्क्रिप्ट राइटर होता तो वो इस मेलो ड्रामा को खोज लेता उनकी कहानियां। आखिर ऐसी क्या बात है कि रेणु की कहानियां जो है आपके अंतस को, आपकी चेतना को गुदगुदाने लगती, हंसाती नहीं है, एक गुदगुदी सी होने लगती है, अंदर से बड़ा अच्छा अच्छा लगने लगता है, वही मेलो ड्रामा है। चाहे वो तीसरी कसम हो, चाहे वो पेट्रोमैक्स वाली कहानी। तो इस मेलो ड्रामा को साधना बहुत जरूरी है। इसे अगर आप साध लेते हैं तो ये काम आपका हो जाएगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस क्षेत्र को एडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर इस क्षेत्र को एडॉप्ट करते हैं तो मैं एक अंतिम बात, एक मंत्र आपको बताऊंगा और कह करके मैं हस्तांतरित करूंगा। आप में से कुछ कहानियां लिखते होंगे, लिखते होंगे, कुछ भी। अभी जो आप लिख रहे हैं तुरंत उछल करके आप स्क्रिप्ट राइटिंग पे मत। स्क्रिप्ट का मतलब हुआ, पटकथा का मतलब हुआ जो उसमें संवाद जब आ गया तो वो फाइनल स्क्रिप्ट। इस बात से अभी आप जब कहानियां लिखते हैं तो एक आदत अपने अंदर में विकसित करिए कहानियां। कहानियों को नरेट बसे, कहानियां लिखते हुए कहानी आप अपने पाठकों को सुनाइए मत। कहानी की घटनाओं को घटित होते हुए देखिए अपनी कहानी, अपने कथा। और उसमें एक कौशल ये अपनाना है कि आप अपनी उपस्थिति कहीं दर्ज मत करें। कथाकार अपनी उपस्थिति को बिना दर्ज किए और कहानी के दृश्यों को घटित होते हुए अगर दिखलाए तो एक तो ये बहुत जबरदस्त शिल्प भी हो, सही भी बहुत सुंदर है। आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी चेतना में वो एक गुण डेवलप करना कि आप उन दृश्यों को देख रहे हैं, घटित होते हुए आप देख रहे हैं लिखने के पूर्व। उसका वीडियो चल रहा है आपकी चिंता में और जो संवाद चल रहा है वो भी आप सुन रहे हैं, बस उसे आप ये टेक्निक अगर आप अपनाते हैं और फिल्मों को देखिए, फिल्मों को देखते हुए सीरियल्स को देखिए और जो बातें हैं कहिए उसे ढूंढिए, समझिए, तो आपको बहुत जल्द आप यहाँ पे।
अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने ध्यान से एकाग्रता से आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अगर इसका कहीं भी कुछ भी आपके अंदर में मेरी बातों से कुछ फायदा हुआ तो मैं अपने को सफल सार्थक मानूंगा आपकी बातचीत और आप लोगों के भविष्य की शुभकामनाएं